हेलो। हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, उसी के ऊपर ये एक प्रॉब्लम है। ट्राई करो सभी लोग। मेथड एकदम सेम है, ट्रिक से सॉल्व करना है। चलो भाई, देख लेते हैं कैसे होगा। तो आपको कहीं एक जगह पर टेंशन क्या मानना पड़ता है? आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो हमें किसी एक जगह पे टेंशन मानना पड़ता है टी। ठीक है ना? तो मैं कहीं पे भी टेंशन मान लेता हूँ टी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया टेंशन टी। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग दो में स्प्लिट हो रही है, तो टेंशन कैसा हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आएगा? t/2 आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? आपका t/2 आएगा। और ये देखो, सेम स्ट्रिंग इसके ऊपर घूमी हुई है, तो यहाँ भी क्या आएगा? t/2 ही आएगा। तो यहाँ आपका कितना हो गया? यहाँ हो गया आपका 3t/2। हुआ कि नहीं? यहाँ 3t/2 है, तो इसमें भी क्या होगा? 3t/2। दोनों जुड़ के एक, तो 3t यहाँ पे हो गया। यहाँ भी है हमारे पास 3t, तो ये हो गया आपका 60। अब इसके अंदर चल रहा है 60, ये चलता रहेगा यहाँ तक 60। ऑब्वियसली वो फिर से क्या होगा? स्प्लिट होगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 3t। तो अब सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पे स्पीड का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं तो वो आएगा 10 cos 37, यानी कि 8। तो 8 इंटू 3t, ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए आपका v इंटू टी। v आपको मिल जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ऑडियो क्लियर आ रहा है या फिर दो आवाजें आ रही हैं, ऐसा कोई बच्चा बोल रहा है? ऑडियो में कोई दिक्कत है?
बेटा आप एक बार रिजॉइन करो सौजित, शायद तुम्हारे ही कनेक्शन में दिक्कत होगी क्योंकि बाकी किसी का नहीं आ रहा है। ठीक है, चल तो ये सिंपल क्वेश्चन है किसके ऊपर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर। अब देखो थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स अगर मैं करना चाहूं, ठीक है ना, मान लो कि ये स्पीड आपको दी गई है, ये है b मान लेते हैं, ठीक है ना, इसके साथ कांटेक्ट में है, ये पूरा b है, और ठीक है ना, ये इस तरफ मूव कर रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, इसे मैं बोल देता हूं a। अब अभी तक हम क्या करते थे, वेज वगैरह को रेस्ट पे रखते हैं, लेकिन इस बार वेज भी इस तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बतानी है नेट स्पीड ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्राई करो जरा। तो देखो इस टाइप का किया नहीं है, तो एक बार पहले मैं बता देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद आप ट्राई करना। अच्छा, अब देखो एक बात, अगर हम स्ट्रिंग के मेथड से चलें, अच्छा ये ब्लॉक की स्पीड होगी किस किस डायरेक्शन में, आप ये बताओ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ये वेज के साथ कनेक्टेड दिख रहा है आपको, कांटेक्ट में वेज आगे 10 से जा रहा है, तो इसकी एक्स में स्पीड तो 10 रहेगी, ठीक है ना, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। अब बात है कि स्ट्रिंग की वजह से, रस्सी की वजह से ये वाई डायरेक्शन में चल सकता है, तो या तो ये नीचे जा रहा होगा या तो ये ऊपर जा रहा होगा। अगर मैं मान लूं कि ये ऊपर जा रहा है v से, समझ आ रही है बात, स्ट्रिंग के अलाउंग ऊपर जा रहा है v से, और सबसे पहले मैं मेथड 1 लगा दूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का। मैं ये नहीं बता रहा हूं कौन सा आंसर सही है, मैं आपको सारे मेथड्स बता रहा हूं। तो आप सोच सकते हो यहाँ t घूम के यहाँ पे t, तो t इंटू वी ये होना चाहिए t इंटू 5, और t आपको मिल गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा ये सोच सकता है कि y डायरेक्शन में स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और नेट स्पीड क्या है, अंडर रूट ऑफ 125 मीटर पर सेकेंड है। समझ आई क्या बात। अच्छा दूसरा मेथड देखते हैं जरा, मेथड 2 जो काफी लेंथी सा मैंने आपको मेथड बताया था कि आपको सारी स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इस लेंथ के पोर्शन को मान लेता हूं L1। समझ आ रही है बात। इस लेंथ के यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ का पोर्शन है इसे मैं मान लेता हूं L2, और ये जो पोर्शन है छोटा सा इसे मैं मान लेता हूं L3। तो मुझे ये पता है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 ये रहना चाहिए हमारा कांस्टेंट, और अब इन्हीं की रेट ऑफ चेंज हम यहाँ पे लिख देते हैं।
तो सबसे पहले मैं अगर L3 ड्रॉ कर लूं तो देखो जरा L3 इस तरह से है कि नहीं है। यहां पे पॉइंट B है जो कि ऊपर मूव कर रहा है स्पीड v से, और ये जो पॉइंट है जो कि वेज के साथ कनेक्टेड है वो ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा x में 10 से। ध्यान से देखना, मैंने L3 बनाई है, जो L3 स्ट्रिंग थी उसे बनाया है, और मुझे ये पता लगा है कि उसका नीचे वाला जो एंड है, ठीक है ना, नीचे वाला जो एंड है जो B से कनेक्टेड है वो इधर जा रहा होगा 10 से, ऊपर जा रहा होगा v से, क्योंकि यही स्पीड आपने B की मानी है तो यही स्पीड इस पॉइंट की होगी। और ये जो पुली है ये वेज के साथ कनेक्टेड है, वेज लेफ्ट में जा रहा है 10 से तो ये भी जा रही होगी 10 से। अच्छा, अब हमें ये देखना होता है कि लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, यही देखना होता है। तो जो वेलोसिटीज लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये 10 जो हैं, ये तो ना लेंथ को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अलोंग द लेंथ, अगर देखा जाए इसे अगर मैं रेस्ट पे मान लूं तो देखो जरा ये वाला पॉइंट पास आ रहा है तो ये डिस्टेंस घट रही होगी, तो मैं -v लिखूंगा। इसे अगर मैं रेस्ट पे ले लूं तो अब ये तो y में चल ही नहीं रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ये मैंने लिखा है किसके लिए, L1 के लिए। सिमिलरली मैं अगर L2 को देखूं, जरा ध्यान से देखना, ये आपका L2 है, जहां ये वाला पॉइंट तो इस पुली से कनेक्टेड है, और ये पुली कहां है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, यानी ये तो रेस्ट पे है। और ये वाला पॉइंट इस पुली से कनेक्टेड है, और ये पुली इस वेज से कनेक्टेड है, और ये वेज लेफ्ट में जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ आ रही है बात। अच्छा, ये एंगल आपको पता है कितना है, 37 डिग्री ऐसा बताया गया है। अब इस पॉइंट की स्पीड के दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, मैं वो दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखो, एक यहाँ पे आ जाएगा 10 sin 37 डिग्री यानी कि 6, और यहाँ आ जाएगा 10 cos 37 यानी कि 8। अब दोनों एंड्स को चेक किया जाता था, पहले मैं इसको रेस्ट पे मान लेता हूं। अगर मैं इसको रेस्ट पे मानूं तो ये तो रेस्ट पर ही है, तो ये ना लेंथ को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस। अब अगर इसको रेस्ट पे मानूं मैं और इसको चेक करूं, जो दूसरा एंड है हमारा, तो आप देखो इसकी एक स्पीड तो 6 है और एक स्पीड 8 है, लेकिन जो स्पीड 6 है वो तो परपेंडिकुलर टू लेंथ है, और जो स्पीड परपेंडिकुलर टू लेंथ होगी वो लेंथ को चेंज कर नहीं पाएगी। तो अलोंग द लेंथ कितनी है, 8 है। अब बताओ ये अगर रुका रहे 8 से इस तरफ जाए तो लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि वो दूर जा रहा है तो लेंथ बढ़ेगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, +8 लिख दूंगा। समझ आई बात, ठीक है। सिमिलरली मैं L1 ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं L1 ड्रॉ करूं तो उसका एक एंड, ये वाला जो एंड है, ये तो पुली के यहां पे कनेक्टेड है और पुली खुद ही रेस्ट पे है, और दूसरा मैं एंड में देखूं तो वो A से कनेक्टेड है जो कि इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर A को रेस्ट पे मानते हो तो ये तो वैसे ही रेस्ट पे है, और इसे रेस्ट पे मानते हो तो देखो A दूर जा रहा है, यानी लेंथ कैसी हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, +5। ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अरे समझ आई क्या बात। यहां से v आपको कितना मिला, v आपको मिला 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है हमारा b, वो एक्चुअली ऊपर जा रहा है कितने से, 13 मीटर पर सेकेंड से। अरे समझ आई क्या बात, मैंने सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व किया था, तो वो ऊपर जा रहा है कितने से, 13 मीटर पर सेकेंड से। अब इधर इसकी स्पीड 10 और दी हुई है, तो यहां से नेट स्पीड जो हमें मिली वो मिली √13 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि √269। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा वाला आंसर सही है, क्या आप ये बता सकते हो कौन सा वाला आंसर सही है। बोलो। तो कैसे पता है आपको सेकंड वाला सही है, कैसे पता है आपको सेकंड वाला सही है, बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब भी आपका वेज वगैरह मूव कर रहा है, जब भी आपका वेज वगैरह मूव कर रहा हो, याद रखना अगर आप डायरेक्ट टेंशन वाला मेथड लगा रहे हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि भाई आप ऐसा सोच के देखो, दोनों पत्थर अगर रुके भी रहें, दोनों पत्थर अगर रुके भी रहें और ये वेज को ही मैं मूव करा दूं, ऐसा सोच के देखो, इसको मैंने रोक रखा है, लॉजिकली एकदम सोचना है। देखो, ए को मैंने जमीन पर रोक रखा है,
ठीक है। तो वेज के मूव करने से ए को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस समय नहीं पड़ रहा है इसको कुछ फर्क, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं वेज को मूव कराऊंगा, ये लेंथ तो कांस्टेंट है ना, तो अब दोनों मूव करने लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? लेकिन अगर आप टी और टी कर दो और दोनों की स्पीड 0 मान लो, तो वो गलत है कि नहीं है? तो याद रखना, इसमें ये मेथड हमारे काम नहीं आता, बल्कि ये मेथड काम आता है। जब भी आपका वेज मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो आपको सारे लेंथ के एलिमेंट कंसिडर करने होंगे और उसके हिसाब से आंसर देना होगा। क्लियर हुआ? अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसी धोखाधड़ी से बचना है आपको। थोड़े समय में फील आने लग जाती है कि कौन सा वाला मेथड काम करने वाला है हमारा। चलो एक सिंपल कर लेते हैं पहले। ये तो पुराना हमारा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, मैं बस एक बार दे रहा हूं, ताकि किसी ने बोला था मेथड 1 बताओ, तो मेथड 1 कंफर्म हो जाएगा इससे आपको आता है कि नहीं आता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही स्पीड आपको बतानी है। ये तो बहुत आसान है, तब तक ये करो फटाफट। पहला वाला तो सबसे हो जाना चाहिए भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? पहला वाला तो सबसे ही हो जाना चाहिए। इसमें तो सीधे काम हो जाएगा, हमारा दो ही ब्लॉक्स हैं, वेज का कोई सीन ही नहीं है। फर्स्ट में तो सिर्फ टी मानना है आपको, टी यहाँ पे आया, ये रहा भाई 2t, ये रहा भाई 2t, 4 इस पे कितना लग गया 4t, इसकी स्पीड मान लो v, तो 4t इंटू वी, ये होना चाहिए आपका t इंटू, बस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लेना है, यानी कि 10 cos 53 डिग्री, यानी कि 60, ये होना चाहिए 4tv, v आपको मिल गया 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये ट्राई करो भाई अगला क्वेश्चन।
चलो भाई मैं कर दूं या किसी को टाइम चाहिए, बोलो जल्दी। तो किसी ने 3 मिनट का टाइम मांगा है, बिल्कुल बेटा ले लो। मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिंग कंसिडर किए हैं। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है L1 की, ठीक है ना। ये हमारा L1 है, इसके इस एंड को अगर आप देखो तो ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री बनाते हुए। हमें एक चीज पता है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, अलोंग द स्ट्रिंग वाली वेलोसिटी से। अच्छा ये एंड ऑब्वियसली किसके साथ चल रहा होगा, वेज के साथ चल रहा होगा। इस तरफ चल जाएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ऑल्टरनेटिंग एंगल, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। L2 के लिए मैं अगर ड्रॉ करूं तो L2 इस तरह से है। इसका ये वाला एंड वेज के साथ मूव कर रहा है, हमें ये पता है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। दूसरे एंड की अगर बात करें तो ये एंड हमारा रेस्ट पे है। फिर हमने लिया है L3। अगर L3 को मैं देखूं तो इसका ये वाला एंड तो रेस्ट पे हमें दिख रहा है, और ये वाला एंड मूव कर रहा होगा क्योंकि पुली भी मूव कर रही है। ये कितने से मूव करेगा आपको ये समझ आना चाहिए। ऐसा सोच के देखो, अगर ये ब्लॉक आपका V से चल रहा है तो ये पुली कितने से चल रही होगी। अगर आपका ब्लॉक V से चल रहा है तो पुली कितने से चल रही होगी, कोई बता सकता है। V/2, आधे से। अरे समझने की कोशिश करो, आधे से मूव कर रहा होगा ये। समझ आ रही है बात। क्यों आधे से मूव करेगा, जब ये आधा मूव करेगा तो कुछ लेंथ यहां खाली होगी, कुछ लेंथ यहां खाली होगी, और डबल तो ये चलेगा उसका। तो ये मूव कर रहा है कितने से, V/2 से। अच्छा अब L4 की बात कर रहा हूं मैं। L4 में ये वाला एंड हमें पता लग चुका है V/2 से मूव कर रहा है, और ये वाला एंड रेस्ट पर है। और फाइनली हमारे पास बचा L5। L5 का ये वाला एंड V/2 से मूव कर रहा है, और ये वाला एंड इधर V से मूव कर रहा है। बस अब देखो मैं हर एक के लिए लिखूंगा। पहले मैं कंपोनेंट्स बना लेता हूं। इसका कंपोनेंट 10 cos 37 डिग्री यानी कि 8 इधर आया। इसका 5 cos 37 डिग्री यानी कि 4 इधर आया। ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। इसका कंपोनेंट इस तरफ
5 cos 37 डिग्री यानी कि 4 इधर आया, बाकी सभी तो लेंथ के अलोंग ही है। इसके लिए अगर सबसे पहले लिखा जाए तो देखो जरा, 8 जो है इसकी तरफ जा रहा है तो लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, 4 भी इसकी तरफ आ रहा है वो भी लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली दोनों अपने बीच की डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी कम करने की कोशिश हो तो नेगेटिव, बढ़ाने की कोशिश हो तो पॉजिटिव। ये L1 खत्म हो गया। L2 के लिए देखो, ये भाई तो रेस्ट में है और ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है डिस्टेंस को, तो +4। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये 0 है, प्लस ये दूर जा रहा है तो ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है v/2। इसकी बात करें तो एक रेस्ट पे है, दूसरा पास आ रहा है यानी कि घटाने की कोशिश कर रहा है तो -v/2। इसकी बात करें तो ये तो देखो घटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये पास जाना चाह रहा है इसके, तो -v/2। ये दूर जा रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है +v। तो फाइनली मुझे मिला, ये हो गया आपका कितना, -12 +4 +v/2 -v/2 और +v/2, ये क्या होना चाहिए, 0। अरे समझ आई क्या बात? यहां से v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -16। अरे पता लगा क्या, v की वैल्यू -16 आ गई है, इसका मतलब क्या है कि b जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कितने से, 16 मीटर पर सेकेंड से। अरे जिसकी भी गलती हुई है समझ आई क्या? कई लोगों ने 8 आंसर दिया था तो शायद कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, देख लो एक बार। जहां तक मुझे लग रहा है v/2 करने में गलती हुई होगी तो वो मैं बता देता हूं एक बार। ये देखो, आप ऐसा मान लो कि ये एक पत्थर है, ये पॉइंट मान लो ये रस्सी v से मूव कर रही है और यहाँ पे रस्सी फिक्स है, तो ये वो v से मूव कर रही है तो पुली कितने से मूव कर रही होगी, तो इसका अभी अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ही निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात? कैसे? इस लेंथ को मैं L1 मान लूं, इसको मैं L2 मान लूं, ठीक है ना, इसकी स्पीड में v2 मान लेता हूं। तो देखो इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, -v2 इस एंड के लिए, +v, ये एंड तो रेस्ट पे, और ये फिर से घटा रहा है -v2, तो v2 देखो क्या मिला था, v/2। तो यहां भी छोटा सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ा था इस पुली का पता करने के लिए। या फिर देखो दूसरे तरीके से जो लोग फील कर पाते हैं वो ये है, ऐसा देखो आप, बेसिकली जब रस्सी खाली होती होगी तभी तो ब्लॉक आगे बढ़ता होगा, रोप खाली होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट तो मूव कर नहीं रहा है, ये पुली मान लो कि x डिस्टेंस आगे मूव कर जाती है, तो यहां से कितनी स्ट्रिंग खाली हुई, x, और यहां से भी कितनी स्ट्रिंग खाली हुई, x। तो ये पूरी 2x स्ट्रिंग किसको मिलेगी, इसे, यानी कि ये डबल से चलना चाहिए। अरे समझ आ रही है बात? ये डबल से चलना चाहिए एज कंपेयर टू पुली, क्योंकि पुली मूव करेगी x, तो दोनों साइड से x रोप जो है खाली होगी, तो ब्लॉक मूव करेगा 2x से। अरे बात समझ आई क्या? बात समझ आई? कोई डाउट किसी को? थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक बार आपको समझ आ गया तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है बेटा। v का कंपोनेंट आप हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग वाली स्पीड लिखोगे, लेंथ बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इस 5 का कोई यूज थोड़ी है। 5 का तो एक कंपोनेंट इधर 3 भी आ रहा है, पर ये 3 लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो ना ये लेंथ को बढ़ाएगा ना ये लेंथ को घटाएगा। समझ आ रही बात? तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी। एक और देता हूं मैं, ये सभी मुश्किल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हो आप इन्हें।
बताओ भाई, ट्राई करो इसका। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ L1 है, ये मैं मान लेता हूँ L2 है, ये L3
L4 और ये छोटी सी जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसे मुझे L5 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले L1 ड्रॉ कर लेते हैं, वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। L1 मैं मान लेता हूँ स्पीड इस तरफ v है, तो इस पॉइंट की स्पीड इस तरफ क्या हो गई, v हो गई। और ये पॉइंट तो पुली के साथ कनेक्टेड है और पुली इस तरफ मूव कर रही है 5 से। ध्यान रखना हमें सिर्फ किससे मतलब है, अलोंग द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट से, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं L2 देख लेता हूं। तो देखो ऑल्दो मैं L2 ड्रॉ करूंगा लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा। क्यों? ये पॉइंट भी पुली पे फिक्स है, ये पॉइंट भी पुली पे फिक्स है और दोनों पुली वेज पे फिक्स है। तो इनके बीच की दूरी कभी बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती। आप ड्रॉ करके देखोगे तब भी वो सेम ही चीज आएगी। जैसे मैं छोटा सा ड्रॉ करके बता दूं, अगर L2, ठीक है ना, तो ये भी इधर जा रहा है कितने से, 5 से, और ये भी इधर जा रहा है कितने से, 5 से। तो इधर जो कंपोनेंट इसका आएगा वही कंपोनेंट इसका आएगा। तो एक घटाने की कोशिश कर रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी इफेक्टिवली ये कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इस पे तो ध्यान देना ही नहीं था। फिर बचा हमारा L5। तो L5 देख लेते हैं। भाई L5 का ये वाला एंड पुली से कनेक्टेड है जो कि राइट में जा रहा है 5 से। ये वाला एंड इस पुली से कनेक्टेड है, तो पुली जितने से भी जा रही होगी, हमें नहीं पता कितने से जा रही है, मैं मान लेता हूं कि V से जा रही है, ठीक है ना, या V2 से जा रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ब्लॉक अगर मूव करता है जितने से, पुली उसके हाफ से मूव कर रही होती है। या फिर आप वापस यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ, पर मैं वापस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये 10 से मूव कर रही है, इसका मतलब ये मूव कर रही है कितने से, 5 से। समझ आई बात? तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये इधर मूव कर रही है कितने से, 5 से। फिर बात आती है L3 की। L3 की बात करें तो ये एंड फिर से V2 यानी कि 5, और ये एंड लेफ्ट में जाता हुआ कितने से, 10 से। बचा ये वाला L4। तो ये वाला एंड पुली के साथ लेफ्ट में जाता हुआ 5 से, और ये एंड तो किस पे है, रेस्ट पे है। बस अब बस कंपोनेंट्स लेने हैं और लिख देना है सीधे सीधे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो ये एंगल आपको पता है 37 डिग्री है, तो ये भी एंगल 37 डिग्री है। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट आ जाएगा 4, और वो घटाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ लेंथ के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना आएगा, वो आएगा v cos 37, यानी कि 4/5v। बस अब देखो ये पॉइंट पास आने की कोशिश कर रहा है तो -4, ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो +4v/5। L2 का तो कुछ है ही नहीं। L5 का देखें प्लस, ये वाला एंड देखो इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो +5, ये वाला एंड इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो +5, ये वाला एंड इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है तो -5, ये वाला एंड इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो +10, ये वाला एंड इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है तो -5, और ये वाला एंड तो रेस्ट पे है तो +0। ये सब मिलके क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ये देखो क्या मिलेगा आपको, -5 +10 -5, ये गायब हो गया। यहाँ आपको मिला 10 - 4 यानी कि 6, और v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 30/4। v की वैल्यू कितनी मिल गई, ये कितना बचा, 10 - 4 यानी 6, ठीक है, -30/4, यानी कि v आया -7.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो मैंने सोचा था उसका ऑपोजिट, और कितना, 7.5। अरे समझ आई क्या बात? अच्छा L1 एक्सप्लेन करना है। एक बार मैं L1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये कंपोनेंट्स लेने थे, ये इधर मूव कर रहा है 5 से, ये इधर मूव कर रहा है v से। आपको सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेना है। अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं तो वो 4 आता है। अब ये दो एंड है यार, बड़ी आसान सी बात है। ये इधर चल रहा है तो ये लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, ये घटाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है तो -4। इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लेंगे तो ये 37 डिग्री है, तो ये इस तरफ आया हमारा 4v/5। तो ये लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, तो फिर +4v/5 आ गया। समझ आया? अरे क्लियर हुआ क्या सबको? और करने की जरूरत है या क्लियर है? बताओ फटाफट। बोलो भाई। एक और, तो चलो एक और करेंगे। इस बार आराम से करना, ध्यान से करना और सभी सही करना, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, ठीक है ना, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। बताओ भाई। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे मान लेता हूं मैं, ये एक लेंथ हो गई। अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है ना। इस लेंथ के लिए देखो, ये 5 से राइट की तरफ जा रहा है तो लेंथ को बढ़ा रहा है,
ये रेस्ट पे है तो +0, ये खत्म हो गई एक लेंथ हमारी L1। L2 को देख लेते हैं, एक एंड इसका रेस्ट पे है तो इसके लिए एक 0 आ गया, प्लस दूसरा एंड को देखूं तो दूसरा एंड इधर जा रहा है भाई 10 से, ये एंगल है 37 डिग्री। हमें मतलब है सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग के कंपोनेंट से, यानी कि 10 cos 37 यानी कि आपका हो गया 8, और वो पास आ रहा है तो लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ -8। ये आपका खत्म हो गया क्या L2। L3 की बात करें तो L3 में ये वाला एंड इस तरफ जा रहा है भाई कितने से, 10 से, वेज के साथ मूव कर रहा है वो तो, और ये वाला एंड इधर जा रहा है कितने से, 20 से। इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये इधर मूव किया 10 से, ये इधर मूव किया 20 से, ठीक है ना। ये एंगल हमें पता है 37 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या है 37 डिग्री। अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट इसका आया 8, अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट इसका आया 4v/5। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी दोनों ही डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं इनमें, प्लस, यानी 8 + 4v/5। अब टोटल अगर मैं लिखूं 8 + 4v/5 + 5 - 8, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। समझ आई बात। कितना मिल गया भाई हमें, ये आपको मिल गया v -25/4 मीटर पर सेकेंड। माइनस आपको सिग्निफाई कर रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने ली है एक्चुअली उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अरे समझ आई क्या बात, समझ आया। क्लियर है, चलो अब देख लेते हैं। ये है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसके लिए सिर्फ आपको ढेर सारे क्वेश्चन करना है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। प्लस माइनस का ट्रिक बताएं बेटा, कितनी बार बताएं प्लस माइनस का ट्रिक, आपको कॉमन सेंस लगाना है मात्र। मेरे भाई अगर ये दो पॉइंट हैं, ये इधर जा रहा है 8, ये इधर जा रहा है 4v/5 से, ये पॉइंट लेंथ को, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या घटाने की कोशिश कर रहा है। अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो प्लस साइन आता है, घटाने की कोशिश कर रहा है तो माइनस साइन आता है। ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली क्या है, दोनों ही बढ़ाने की कोशिश करें तो दोनों प्लस के साथ यूज करो। बेटा एचसीबी में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, बाकी मॉड्यूल में मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ट्रिक क्लियर हुई हो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्लियर हुआ हो। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। ये तो आपने सिर्फ चीज सीखी है, अब एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ये जो मैंने आपको वेज वाले कराए हैं ना, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन में नहीं आते। जो अभी मैंने कराए हैं जो आपको मुश्किल लगे हैं, वो एज इट इज क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन देता है तो उसे कोई कॉन्सेप्ट की तरह क्वेश्चन में डाल के नहीं देगा, सीधे सीधे आपसे स्पीड पूछेगा, यानी जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो नॉर्मल वाला हमने किया था, टेंशन इनटू वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहता है, जो ट्रिक हमने सीखी थी वो यूज हो जाती है एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि एटवुड्स मशीन हमने देखी थी, एटवुड्स मशीन हमने देखी थी, तो एटवुड्स मशीन में आपने बोल दिया था कि अगर ऐसे एक पुली है, दो पत्थर हैं ए और बी, ये अगर ऊपर जा रहा है ए से तो इसे नीचे जाना ही पड़ेगा ए से। अरे है कि नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात थी भाई, लेंथ चेंज हो नहीं सकती, तो सीधे दोनों पर टेंशन भी सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो यहां भी जो इसका एप्लीकेशन है, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ टू कनेक्टेड ब्लॉक्स। ये तो हो गई भाई इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से। सिंपल लूंगा मैं पहला क्वेश्चन काफी। तो ये आपकी पुली है, यहां मान लो कि एक 3 kg का पत्थर है और यहां आपका एक 2 kg का पत्थर है। इसे नाम ए दे देता हूं मैं, इसे नाम बी दे देता हूं। अब क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। तो देखते ही आपको सबसे पहले तो ये समझना है मेरे भाई कि अगर ये, आप ऑब्वियसली किसी एक का एक्सेलरेशन ए अज्यूम करोगे, आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना होगा। तो मैंने मान लिया कि बी नीचे जा रहा है ए से, तो ए ऊपर जा रहा होगा। अब क्या मैं ए का एक्सेलरेशन ए ही मानूंगा, यानी जो बी का एक्सेलरेशन है क्या वही ए का एक्सेलरेशन होगा? नहीं,
ये तब वैलिड होता है जब एडवर्ड्स मशीन जैसी कंडीशन हो, यानी कि दोनों ही सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बीच में एक पुली आ गई है, तो फिर मैं क्या मानता हूं, तो फिर मैं A1 और A2 कंसीडर करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है। उसके बाद मैं स्ट्रिंग में टेंशन कंसीडर करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे माना T, तो यहाँ भी हुआ T, यहाँ हुआ 2T और यहाँ हुआ 2T। अब हम NLM की इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर मैं A का FVD बनाऊं, तो आपको दिख रहा है A पे नीचे mg लग रहा होगा 20, ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर है A2। अगर मैं B का FVD बनाऊं, तो B पे नीचे mg लग रहा होगा 30, B पे टेंशन देखो ऊपर लग रहा है 2T, और B का एक्सीलरेशन मैंने माना है नीचे A1। मैंने सिर्फ रीड्रॉ किया है। इसके लिए अगर इक्वेशन में लिखूं तो ध्यान से देखो, ये ऊपर चल रहा है। अगर ये ऊपर चल रहा है तो T बड़ा होगा या 20 बड़ा होगा? T बड़ा होगा। तो इक्वेशन होगी T माइनस 20 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ आई बात? 2 इंटू A2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हुई। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये नीचे चल रहा है, तो 30 बड़ा होगा या 2T बड़ा होगा? भाई 30 बड़ा होगा, तभी तो नीचे चल रहा है। तो 30 माइनस 2T, ये नेट फोर्स हुआ, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दूसरी इक्वेशन हुई। भाई अननोन कितने हैं? A1 अननोन है, A2 अननोन है और टेंशन अननोन है। तो 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन चाहिए, यानी तीसरी इक्वेशन किससे मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। थर्ड इक्वेशन वी विल गेट फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो अगर हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा है तो ये तीसरी रिलेशन मैं नहीं पता कर पाऊंगा। और वो क्या होगी तीसरी रिलेशन? देखो, यहां तो वेज वाला कोई सीन नहीं है, तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन यानी T इंटू A2, ये इक्वल होना चाहिए 2T इंटू A1। तो A1 आपको मिल गया कितना? A2/2। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, कोई भी इंसान इसे सॉल्व कर सकता है। क्लियर है क्या? क्या आपको ये समझ आया कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमने पढ़ाई क्यों है, क्या यूज है उसका, क्या एप्लीकेशन है उसका? तो उसका सीधा सा एप्लीकेशन होगा ऑब्वियसली, जब आपको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन नहीं पता है तो आप अज्यूम करोगे A1 और A2, और उन्हीं A1 और A2 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। अरे समझ आया क्या? कर सकते हो क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट है तो अभी बोले। चलो तो फिर सवाल पे चल लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये 2 kg का ब्लॉक ले लिया मैंने। सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ काम नहीं होने वाला इससे, समझ रहे हो ना? कर सकते हो आसानी से। A B, ये 3 kg का। ठीक है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ A। ट्राई करो फटाफट।
चलो देखो, तो मैं मान लेता हूँ ये ऊपर जा रहा होगा A1 से और ये नीचे आ रहा होगा हमारा A2 से। टेंशन मैंने मान लिया T, तो यहाँ हुआ भाई 2T, फिर यहाँ पे हुआ T, यहाँ हुआ फिर से 2T, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लग गया 2T। A का मास 2 kg है, नीचे लग गया 20, B का मास 3 kg है, नीचे लग गया 30। इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो देखो B के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, B के लिए नीचे मूव कर रहा है तो 30 माइनस टी, ये होना चाहिए 3A2। एक ऊपर मूव कर रहा है तो 2T बड़ा होगा तो 2T माइनस 20, ये होना चाहिए 2A1। और फिर बचा हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2T इंटू A1, ये हो जाना चाहिए हमारा T इंटू A2। तो A2 हमें मिल गया कितना 2A1। हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ A, यानी कि मुझे A1 कैलकुलेट करना है, तो मैं A2 को रिप्लेस कर देता हूं। तो इक्वेशन हुई 30 माइनस टी, ये होना चाहिए 3। A2 को मैं क्या कह दूंगा 2A1, और यहां हमारे पास है 2T माइनस 20, ये होना चाहिए 2A1। नीचे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें अगर हम, तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 आ गया। ये हमें मिल गया 12 प्लस 2, 14 A1। A1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, वो मिल गई 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यही आया था क्या, 20/7 आया था बस। तो A का एक्सीलरेशन आपको मिल गया 20/7। B का भी चाहिए होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका डबल होगा। A2 भी चलो टाइम पास के लिए निकाल दें तो अगर आ जाएगा 40/7। अरे है ना आसान। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो चलो, B का एक्सीलरेशन हमें बताना है, आराम से धीरे धीरे करना।
चलो देखो, हो सकता है इक्वेशन गंदी बन रही हो तो आप लोग सॉल्व मत करो, इक्वेशन तक देख लेना सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। इक्वेशन मैंने जैसे बनाई है, अगर वैसी आपने बनाई है तो सही है। इक्वेशन गंदी बन रही है क्या काफी? बताओ भाई। देख लेते हैं, आप इक्वेशन चेक कर लो, ठीक है। पहले टी, 2t, 4t, तो यहां हो गया भाई 8t, और ये 4t इधर चल रहा है तो यहां भी लग गया 4t। अच्छा, यहाँ क्या लगेगा, mg साइन थीटा, हमें रटा हुआ है mg साइन थीटा 50 साइन 37 यानी कि 30 न्यूटन। और इन भाई पे कितना लग जाएगा, 10 kg के हैं तो 100 न्यूटन। बस इसको मान लो भाई A1, इसको मान लो भाई A2। तो इक्वेशन बनी 100 माइनस टी, ये होना चाहिए 10A2, पहली इक्वेशन। दूसरी देखो, ऊपर कितना लग रहा है नेट, 40 इधर और 80 इधर, यानी 12t, तो 12t माइनस 30, ये होना चाहिए 5A1। और फिर इसके ऊपर नेट टेंशन है 12t इंटू A1, ये होना चाहिए t इंटू A2, यानी कि A2 ये होना चाहिए 12A1। ये इक्वेशन 3 है। ये कितने लोगों की आ गई थी, 3 इक्वेशंस? मुझे सिर्फ ये बता दो, 3 इक्वेशन कितने लोगों की आ गई थी? बाकी तो मैथ्स है, मैथ्स, मैथ्स जिससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, वो सब्जेक्ट दूसरा है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना भी गंदा दिखने वाला, आप ये सोचो क्वेश्चन दिख कितना गंदा रहा है, कोई भी आदमी डर सकता है इसे देख के, लेकिन सॉल्व करना कितना आसान है, साधारण सी इक्वेशन बनती है और आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? चले अगले सवाल के ऊपर। चलो, डरना नहीं है, इक्वेशन सही बना लेनी है, बाकी तो फिर आपकी मैथ्स की श्रद्धा बच जाती है और कुछ नहीं है। इसकी इक्वेशन सही बना लो बस, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, तो ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं आपको अब। यही सबकी प्रैक्टिस करनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये स्मॉल एम है आपके पास, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। वैल्यूज दे दूं क्या? वैल्यूज देना सही रहेगा क्या? वैल्यूज ही ले लेते हैं, एम को ले लेते हैं भाई 5 kg, और कैपिटल एम को ले लेते हैं मान लो 10 kg, ठीक है ना। और थीटा को ले लेते हैं 37 डिग्री। करो।
हो गया क्या सबका? करूं मैं सॉल्व? किसी को टाइम चाहिए? जल्दी बोलो। सबका सॉल्व हो गया है? टाइम चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हो गया होगा। 2 मिनट और, ठीक है बेटा, थोड़ा रुक जाते हैं। चलो भाई, एटलीस्ट सबने इक्वेशंस बना ली होंगी, तो वही देखनी है हमें मेनली। चलो, तो इस पे नीचे लगने वाला है क्या? स्मॉल एम जी, ये हमको पता है। इस पे भी नीचे लगेगा स्मॉल एम जी, इस पे नीचे लगेगा कैपिटल एम जी। टेंशन मान लो टी, देखो सब कुछ सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है टी, ठीक है ना। और इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेता हूं मैं a1, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेता हूं मैं a1, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेता हूं मैं a2। मैंने अगर उल्टा माना होगा तो आंसर ऑपोजिट आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वेशन सही बनानी है। इसके लिए इक्वेशन सीधी दिख जाएगी, mg माइनस टी, ये होना चाहिए ma1। आई होप सबने सही बना लियो। 5 kg मास दिया था तो ये हो गया 50 माइनस टी, ये होना चाहिए 5a1। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन ऑब्वियसली कैपिटल एम के लिए बनानी होगी, उसके लिए नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, यहां लग रहा है टी, यहां लग रहा है टी, और ये एंगल है थीटा। तो y में ऊपर कितना लग रहा है? इसका कंपोनेंट t cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट t cos थीटा, तो ऊपर लगा 2t cos थीटा। और एक्सीलरेशन ऊपर है a2, यानी ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 2t cos थीटा माइनस कैपिटल एम जी, ये होना चाहिए कैपिटल एम a2। क्या सभी की इक्वेशन सही बनी थी? cos 37 डिग्री यानी 4/5, यानी कि 8/5t माइनस 100, ये होना चाहिए 10a2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बननी चाहिए थी। अब मेन चीज आती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। तो ये तो सिंपल है, t इंटू a1, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो स्ट्रिंग के अलोंग ही है। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा कैपिटल M के लिए, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो ऊपर ही हो सकता है a2, लेकिन कंपोनेंट आपको लेना होगा स्ट्रिंग के अलोंग। ये एंगल है आपका 37 डिग्री। अच्छा, इस पे टेंशन T है, इस पे तो इधर भी टेंशन T है, तो इस पे नेट टेंशन कितना है? 2T। अरे समझ आया? और इनटू इसका एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग अगर मैं लेता हूं तो वो कितना आता है? वो आता है a2 cos 37 डिग्री। बात समझ आ रही है? यानी a1 आपको कितना मिल जाएगा? ये आपका हो गया 4/5, यानी कि 8/5 a2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन, 3 अननोन, बाकी सब मैथ्स है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब लोग ये सही बना पाए हो। समझ आया? अगर ये कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। बस, तो ये है हमारी पूरी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की कहानी। अब बस इस पे सवाल आते रहेंगे और आपको खुद ही समझना होगा कि कब हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करना है और कब नहीं करना है। जब भी आपके पास दो अननोन एक्सीलरेशन आ जाएं और आपको दिख रहा हो कि वो पुली सिस्टम स्ट्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, तो फिर आपको क्या कर देना चाहिए? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर लेना चाहिए। समझ आया? बस बाकी क्वेश्चन आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। देखो एनएलएम में खास बात यही है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और ढेर सारी प्रैक्टिस है। मैं सच बोल रहा हूँ, 11th में इतनी प्रैक्टिस किसी चैप्टर की हमें नहीं करनी है जितनी हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की करनी है, क्योंकि ये बेस है, इसी पे सब कुछ आधारित हो रहा है। ठीक है ना? अब हमने सब कुछ इसके अंदर आ गया, काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बेटा? रेस्ट में कहा है ये तो मूव कर रहे हैं ना, रेस्ट में क्यों आएगा? क्वेश्चन में रेस्ट है ही नहीं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज यहीं पे एंड करेंगे, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।